तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने महाकवि भास का जीवन परिचय करवाया था। आज हम महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है उसकी कथा वस्तु यहाँ बताने जा रहे हैं। उसका जो सार है, ये इससे संबंधित एक प्रश्न आता है कि स्वप्न वासवदत्तम की कथा वस्तु को विस्तार से लिखिए। तो आज इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम स्वप्न वासवदत्तम नाटक की कथा वस्तु की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात निकल करके आती है कि इस कथा वस्तु का मूल स्रोत क्या रहा। तो देखिए, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि गुणाढ़ की बृहद कथा, सोमदेव का कथा सरित सागर, और ये इनसे महाकवि भास ने इस कथा वस्तु को लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वत्स प्रदेश के जो लोग हैं, जो किंवदंतियाँ वहाँ चली आ रही थी महाकवि भास राजा उदयन के बारे में, उस कथा वस्तु, उन जनश्रुतियों के आधार पर महाकवि भास ने इस स्वप्न वासवदत्तम कथा वस्तु का संकलन किया है। अब देखिए, सबसे पहले जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो शुरुआत इस रूप में है। नांदी पाठ होता है। नांदी पाठ के बाद में सूत्रधार प्रवेश करता है। नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारे। सूत्रधार आकर के नांदी पाठ में ये आशा व्यक्त की गई है कि भगवान बलराम की भुजाएं आप सभी दर्शक गणों की रक्षा करें। ऐसा नांदी पाठ चल रहा था और सूत्रधार आकर के नाटक की शुरुआत करते हैं। और वहाँ पर देखिए, दक्षिण के जंगलों की तरफ मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती अपनी माँ तापसी से मिलने के लिए आती है। तो जब वो अपनी माँ तापसी से मिलने के लिए आती है तो वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, हटिए लोगों हटिए। यानी कि हुआ क्या है, वहाँ पर पद्मावती माँ तापसी से मिलने आ रही है तो रास्ते में जितने भी तपस्वी लोग वहाँ पर हैं, उन सब लोगों को दृष्टतापूर्वक हटाया जा रहा है। तो ये वहाँ पर जो राजकुमारी वासवदत्ता है, जिसने अब अवंतिका का रूप धारण कर रखा है, जो योगेंद्रायण नाम के सन्यासी के साथ में दक्षिण के जंगलों की तरफ आती है, तो वो देखती है कि वहाँ सैनिक धीरतापूर्वक तपस्वी लोगों को हटा रहे हैं। तो उसको इस बारे में खिन्नता प्रकट करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर जो सन्यासी के रूप में योगेंद्रायण है, वो कहता है कि राजकुमारी जी, आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप राजकुमारी थी और या महाराज उदयन की महारानी थी, उस समय आप भी इसी तरह से चला करती थी। और जब स्वामी का राज्य वापस प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद में फिर से आप इसी तरह शान शौकत से आप भी चलेंगी। तो इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ देखिए, जब ये राजकुमारी पद्मावती उस तपोवन में आती है तो वो उसके कंचुकी के माध्यम से ये घोषणा करवाती है कि इस तपोवन में जिस किसी तपस्वी को जो कुछ भी चाहिए वो आगे आकर के मांग सकता है। तो वहाँ पर देखिए, वैसे राजा लोगों के द्वारा आश्रम की सारी व्यवस्थाएं पहले से ही कर दी जाती थी, लेकिन एक तपस्वी आगे आकर के वो मांगता है कि मुझे चाहिए। और वो कहता है, जो योगेंद्रायण नाम का सन्यासी है, वो आकर के कहता है कि ये मेरी बहन प्रोसित भारतिका है, और जब तक इसके पति विदेश से वापस लौट करके नहीं आ जाते तब तक आप इसको धरोहर के रूप में रखिए। लेकिन वहाँ पर देखिए, कांचुकी, जो राजकुमारी का जो कांचुकी है, वो मना करता है कि इसकी जो याचना है वो इसको पूरा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये
स्त्री पात्र है और स्त्री में भी जवान स्त्री है, जवान में भी ये सुंदर स्त्री है, तो इसकी रक्षा कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। लेकिन राजकुमारी पद्मावती कहती है कि हमने घोषणा करवाई है तो अब इसकी ये इच्छा पूरी की जाएगी। अब देखिए वहाँ पर एक ब्रह्मचारी बालक आता है उसी समय, और वो आकर के ये समाचार देता है। जब उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ के रहने वाले हो, तब वो कहता है कि मैं वत्स भूमि से आ रहा हूँ, और वहाँ से आने का वो कारण बताता है कि वहाँ पर महाराज उदयन की पत्नी जो वासवदत्ता है वो लावणक नाम के गांव में आग लगने से उसमें जल करके मर गई है, और वहाँ पर राजकीय शोक है, इसलिए मैं वहाँ से चल करके आया हूँ। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर ये कथा वस्तु का एक तरह से आप जैसे फिल्म देखते हैं तो उसमें फ्लैशबैक होता है, उस तरह से ये नाटक की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। अब देखिए कथा वस्तु का जो बैक है वो इस तरह से है। वत्स एक प्रदेश है और उसके राजा उदयन है। राजा उदयन उस समय युवा और सुंदर राजा था। एक उनकी खास विशेषता थी कि वो वीणा बजाने में कुशल थे। एक दूसरे राजा उज्जैनी के राजा प्रद्योत होते हैं, और उनकी उस समय पुत्री वासवदत्ता थी। वासवदत्ता भी उस समय जवान स्त्री थी। जवान हुई तो राजा को चिंता हुई कि अब इसको वीणा बजाना सिखाने के लिए राजा उदयन को आमंत्रित किया गया। राजा उदयन प्रद्योत के महलों में आते हैं और राजकुमारी वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाते हैं। वीणा बजाना सिखाने का जो कार्यक्रम था उसी बीच में उदयन और वासवदत्ता के बीच में प्रेम हो जाता है, और प्रेम इस कदर हावी होता है उन पर कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते। तो अब देखिए उन्होंने जैसे ही प्रेमी लोगों की स्थिति होती है उसी प्रकार से वहाँ पर महाराज उदयन की स्थिति है। वो किसी भी सूरत में वासवदत्ता को खोना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। अब देखिए महाराज प्रद्योत से यदि ये निवेदन किया जाए और वो यदि मना कर देते हैं तो उस स्थिति में राजा उदयन नहीं है, वो वासवदत्ता के बिना नहीं रह सकते। तो वो योजना बनाते हैं, प्रद्योत के महलों से राजकुमारी वासवदत्ता को भगा करके अपने प्रदेश वत्स प्रदेश में ले आते हैं। महाराज प्रद्योत के जो राजकुमार गोपालक और कपालक हैं वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो रास्ते में से लौट आते हैं और राजा उदयन इस तरह से वासवदत्ता को लेकर के अपने महलों में चले जाते हैं। अब देखिए वहाँ जाकर के अपने राज्य में जब महाराज उदयन आते हैं तो वासवदत्ता के प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि वो राजकार्य को पूरी तरह से भुला बैठते हैं। और इतना ही नहीं, अब इस मौके को देख करके उनका आरुणि नाम का एक शत्रु होता है, और वो शत्रु राजा उदयन पर आक्रमण कर देता है और राजा उदयन के अधिकांश राज्य के जो भाग हैं उनको छीन लेता है। और इसके बाद में भी राजा उदयन होश में नहीं आते हैं और वो वासवदत्ता के प्रेम में डूबे रहते हैं। अब देखिए इसके बाद उनका जो चतुर मंत्री योगेंद्रायण है उनको चिंता होती है कि महाराज का यदि यही हाल रहा तो एक दिन ये जो बचा कुचा थोड़ा बहुत राज्य है वो भी छिन जाएगा। तो योगेंद्रायण ये योजना बनाता है और राजकुमारी वासवदत्ता जो महारानी है उनको विश्वास में लेता है कि महारानी जी यदि महाराज का यही हाल रहा तो एक दिन ये पूरा राज्य हमसे छिन जाएगा। और उस योजना के तहत महारानी वासवदत्ता को वो विश्वास में लेते हैं, और विश्वास में ले करके ये शहर में झूठी खबर फैलाई जाती है कि लावणक नाम के गांव में आग लग गई और उस आग में
महाराज उदयन की पत्नी वासवदत्ता जल करके मर गई और उसको बचाने के प्रयास में राजा का चतुर मंत्री योगेंद्रायण भी मारा गया। उस दिन राजा शिकार पे गए हुए थे तो पीछे से ये झूठी खबर फैलाई जाती है। जब राजा शिकार से लौट करके आते हैं तो उस समय देखिए, जब उनको ये बात पता लगती है कि उनकी पत्नी लावणक नाम के गांव में आग लगने से जल करके मर गई, तो राजा का वासवदत्ता के वियोग में रो रो करके बुरा हाल है। तो इस स्थिति में अब देखिए, ये जो योगेंद्रायण है ये सन्यासी का वेश धारण कर लेता है और राजकुमारी जो वासवदत्ता है उसको अवंती प्रदेश की सी स्त्रियों की वेशभूषा धारण करवा के उसका नाम अवंतिका रख दिया जाता है और ये दक्षिण के जंगलों की तरफ जाते हैं। तो उस समय जब राजकुमारी पद्मावती अपनी माँ से मिलने के लिए वहाँ पर आती है तो वहाँ इनकी मुलाकात होती है। तो ये कथा वस्तु का शुरुआत का भाग है। अब देखिए, इसके बाद ये पहला अंक हो गया, इसके बाद दूसरा अंक प्रारंभ होता है। दूसरे अंक में राजकुमारी वासवदत्ता को अब पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रख दिया गया है और ये राजप्रसाद के बाहर का दृश्य है। इसमें राजकुमारी पद्मावती, वासवदत्ता और दासी ये गेंद खेल रही हैं। तो गेंद खेलते खेलते राजकुमारी पद्मावती के हाथ लाल हो जाते हैं। तो हाथ लाल होने पर ये माना जाता है कि हाथ लाल होने का तात्पर्य ये है कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है। और वहाँ आकर के एक दासी ये समाचार देती है कि हमारे महाराज दर्शक ने हमारी राजकुमारी पद्मावती का हाथ वत्स प्रदेश के राजा उदयन के हाथ में दे दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों पात्र हैं, दोनों नायिका हैं। राजकुमारी वासवदत्ता भी इस बात को सुन रही है तो उसके मन पे ये बहुत दुख होता है, उसको बड़ा कष्ट होता है कि उसके जीते जी उसके पति का दूसरा विवाह होने जा रहा है। और दूसरी तरफ पद्मावती है तो पद्मावती को इससे बड़ी खुशी होती है। हालांकि देखिए, खुशी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो राजा उदयन है वो दूजवर की स्थिति में है, एक तरह से देसी भाषा में कहें, क्योंकि उनका पहला विवाह राजकुमारी वासवदत्ता के साथ में हो चुका है। लेकिन वो राजा इतना सुंदर है कि उसकी जो चर्चा है वो दूर दूर तक फैली हुई है, सुंदरता की जो चर्चाएं हैं। तो यहाँ पर राजकुमारी जो पद्मावती है वो दूजवर होते हुए भी अत्यधिक प्रसन्न होती है और राजकुमारी वासवदत्ता इस समाचार को सुन करके दुखी होती है। इस तरह से ये दूसरा अंक है। देखिए, तीसरा अंक है। तीसरे अंक में अब राजकुमारी जो वासवदत्ता जो कि अवंतिका के रूप में है उसको बड़ा कष्ट होता है ये समाचार सुन करके और वो प्रमद वन का दृश्य है। वो प्रमद वन में जाकर के अब अपना मन बहलाने के लिए वहाँ जाती है। तो पीछे से वहाँ पर दासी आती है और दासी कहती है कि हमारी पटरानी का ये आदेश है कि विवाह में जो सुहाग माला काम में ली जानी है उसका जो गुम्फन है उसका कार्य आप करें। तो अब यहाँ पर देखिए, अवंतिका के हृदय पर ये एक तरह से कठोर प्रहार हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि उसके जीते जी उसके पति का दूसरा विवाह होने जा रहा है। और दूसरा कष्ट ये है कि उस विवाह में जो सुहाग माला काम में ली जानी है वो सुहाग माला भी उसी के हाथों गूंथी जानी है। लेकिन फिर भी क्योंकि अब वो धरोहर के रूप में है तो पटरानी का आदेश उसको मानना पड़ेगा। वो सुहाग माला गूंथती है और सुहाग माला में दो तरह के फूल गूंथे जाते हैं। सॉरी, एक तो उसमें
सैपत्नी मर्दन का फूल है वो गूंथा जाना है अथवा अविद्वाकरण का फूल गूंथा जाना है। लेकिन यहाँ पर अवंतिका के हृदय की विशालता को देखिए, वो उसमें अविद्वाकरण नाम का जो पुष्प है उसको गूंथती है, जिससे कि उसका पति दीर्घायु होगा। यानी उसका पति दूसरा विवाह करने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी भलाई चाहती है। इसके अलावा देखिए, यदि उसका मन यदि छोटा होता तो उसमें वो सैपत्नी मर्दन नाम की औषधि भी गूंथ सकती थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। उसकी जो सौत है वो उसके गूंथने से मर जाएगी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, बल्कि अविद्वाकरण नाम की जो औषधि है उसको उसने उसमें गूंथा है। तो इस तरह से ये तीसरा अंक है। चौथा जो अंक है उसका जो दृश्य है वो उपवन का दृश्य है, राजकीय उपवन का दृश्य है। वहाँ पर देखिए जो महाराज उदयन हैं वो और उनका विदूषक वसंतक, तो वो दोनों वहाँ पर उस राजकीय उपवन में जाते हैं। सबसे पहले तो वहाँ राजकुमारी पद्मावती, उनकी दासी और अवंतिका ये उस उपवन में जाती हैं और वहाँ जाकर के इनको धूप तेज लगती है तो लता का एक झुरमुट है, उस झुरमुट में जाकर के ये बैठ जाती हैं। पीछे से महाराज उदयन और उनका विदूषक ये जाते हैं, तो वहाँ जाकर के वो शिलाखंड पे बैठते हैं। तो शिलाखंड पे जाकर के बैठते हैं तो राजा ये कहता है कि यहाँ निश्चित रूप से कोई पहले आकर के गया है। तो उसका अंदाजा इस रूप में लगाया जाता है कि वहाँ जो फूल हैं वो रौंदे गए हैं। इसके अलावा जो शिलाखंड है वो गर्मी से युक्त है, इससे अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ कोई पहले आकर के गया है, क्योंकि पहले उस शिलाखंड पे राजकुमारी पद्मावती, अवंतिका और दासी बैठी हुई थी। और वो धूप से बचने के लिए, क्योंकि शरदकालीन ऋतु है तो उस समय तीक्ष्ण धूप है, आसमान साफ है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो उससे तेज धूप से बचने के लिए वो लता मंडप में चली गई। अब यहाँ शिलाखंड पे महाराज उदयन और विदूषक बैठे हुए हैं। अब विदूषक राजा से ये पूछता है कि महाराज आप ये बतलाइए, आपको पहले वाली वासवदत्ता ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर अब होने वाली पत्नी पद्मावती अच्छी लगती है? तो राजा उस उत्तर को टालने का प्रयास करता है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन विदूषक हट कर बैठता है कि मैं आपको एक पद भी आगे नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पर महाराज बड़ी चतुराई से उदयन उसका जवाब देते हैं। जवाब इस रूप में देते हैं कि देखिए, रूप, शील और माधुर्य से मुझे पद्मावती अच्छी लगती है, लेकिन वासवदत्ता में फंसा हुआ जो मेरा मन है उसको ये अभी भी आकर्षित नहीं कर पा रही है। तो ये एक संतुलित जवाब महाराज उदयन के द्वारा दिया गया है, एक बैलेंस जो जवाब है वो दिया है। क्योंकि देखिए, पहले उन्होंने पद्मावती की 3 गुणों के आधार पर यहाँ प्रशंसा की है, जिससे पद्मावती, क्योंकि होने वाली पत्नी पद्मावती है, तो वो सुनकर के यदि ये बात पद्मावती को चले तो उसको भी दुख नहीं होगा, और वो राजकुमारी वासवदत्ता की इसलिए प्रशंसा करता है क्योंकि यदि उसकी प्रशंसा करके उसको एक तरह से सच्ची जो श्रद्धांजलि है वो देता है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही उसने वासवदत्ता ने भी ये बात सुनी, लता के झुरमुट में बैठ करके वो सुन रही हैं, पद्मावती ने भी ये बात सुनी, तो पद्मावती को भी, क्योंकि उसकी प्रशंसा की है तो उसको प्रसन्नता होती है, लेकिन वासवदत्ता को भी इतनी ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि महाराज उदयन, भाई उनके दिमाग में तो ये है कि उनकी पत्नी मर चुकी है, तो उसके मरने के बाद में भी उसकी प्रशंसा महाराज के मुख से सुन रही है, तो वो
कहती है कि मैंने जो ये कष्ट उठा रही हूँ इसका मुझे जो प्रतिफल है वो मिल गया एक तरह से। अब देखिए जैसे ही ये बात कही जाती है तो राजा उदयन को वासवदत्ता की याद ताज़ा हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो अब उनकी जो दृष्टि है वो ओझल हो गई है और गला रुंध गया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही दृष्टि ओझल होती है तो विदूषक मुंह धोने के लिए पानी लेने चला जाता है और उनको चूंकि दृष्टि ओझल है, धुंधला दिखाई पड़ रहा है, तो अब इस समय जो अवंतिका है वो कहीं उसको महाराज देख लेगा और उसकी जो योजना है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए वो ये अच्छा मौका समझ करके दासी और अवंतिका वहाँ से निकल जाती हैं और राजकुमारी जो पद्मावती है उसको राजा के पास में छोड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा कथा वस्तु का संयोजन है महाकवि भास के द्वारा कि विदूषक है वो जल लेने चला गया है, दृष्टि ओझल है, तो उसका फायदा उठा करके अवंतिका वहाँ से निकल जाती है और राजकुमारी पद्मावती को राजा के पास में छोड़ जाती है। अब देखिए ये कितनी दूरदर्शिता थी महाकवि भास की। देखिए आजकल जो ट्रेंड है उसमें शादी से पहले एक फिल्म आई थी तो उसमें शादी से पहले नायक और नायिका का मिलन होता है, लेकिन यहाँ पर ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय शताब्दी में भी महाकवि भास ने इस चीज़ को दिखाया है। शादी से पहले नायिका और नायक दोनों का मिलन होता है। अब यहाँ पर राजकुमारी जो पद्मावती है वो महाराज से पूछती हैं कि महाराज आपकी आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं, क्योंकि उनका विवाह होने जा रहा है और इस समय उनको खुशी होनी चाहिए बल्कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उसका कारण जानना चाहती हैं। यहाँ पर अब जब उनसे ये पूछा गया तो राजा ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, क्योंकि वो उसका जो मन है उसको नहीं तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए आकाश पुष्प की धूल चली गई है आँखों में, उसकी वजह से मेरी आँखों में आंसू आ गए हैं। अब देखिए न तो आकाश का कोई कुसुम होता है और न उसकी कोई धूल होती है। जब कुसुम ही नहीं है तो उसकी धूल क्या होगी। ये एक बहाना राजा ने बनाया था। अब विदूषक पानी लेकर के आ गया है और उसका महाराज का मुख धुलवाते हैं, पद्मावती मुख धुलवाती है। इस तरह से ये चौथा अंक है। पांचवा अंक में जो है उसमें समुद्र ग्रह का दृश्य है। अब यहाँ पर देखिए राजकुमारी पद्मावती और राजा उदयन का विवाह हो चुका है। अब यहाँ पर समुद्र ग्रह का दृश्य है तो एक दासी आकर के ये सूचना देती है। सबसे पहले यहाँ महाराज को ये सूचना दी जाती है कि महाराज पद्मावती को सिर दर्द है और उनकी सैया समुद्र ग्रह में लगाई गई है। तो राजा तुरंत, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कहावत है, देसी कहावत, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है, तो वो वाली बात है कि यहाँ पर राजा की पहली पत्नी वासवदत्ता की मृत्यु हो चुकी है और उनकी दूसरी पत्नी सर दर्द से पीड़ित है। तो जैसे ही बीमारी का वहाँ पर संदेश जाता है तो राजा के मन में ये होता है कहीं ऐसा नहीं हो कि ये भी उसी की तरह चल बसे। तो वो महाराज समुद्र ग्रह में जाते हैं, उनका विदूषक साथ में जाता है। तो वहाँ देखते हैं समुद्र ग्रह में सैया बिछी हुई है, दीपक की मंद मंद रोशनी है और वहाँ पर पद्मावती आकर के नहीं गई है। इस पे उनका मंथन होता है, दोनों का विचार विमर्श होता है। इसके बाद में महाराज ये बताते हैं कि यहाँ जो चादर है वो पूरी तरह से समतल बिछी हुई है, चादर में किसी तरह की सिकुड़न नहीं है। तो यहाँ इसके अलावा पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित थी, वो यदि
यहाँ आकर के जाती तो इसका जो तकिया है वो उनके सिर के लगाने की जो दवाइयाँ हैं उनसे गंदा होता। तो यहाँ पर देखिए अब राजा और विदूषक पद्मावती का इंतज़ार करते हैं। अब वहाँ दूसरी तरफ अवंतिका के पास में भी ये समाचार भेजा जाता है कि राजकुमारी पद्मावती सिरदर्द से पीड़ित हैं और उनकी सैया समुद्र ग्रह में लगाई गई है। अब देखिए राजा से वो विदूषक उनका मन बहलाने के लिए बात कहता है और वो महाराज से कहता है कि आप हाँ करिए, तो वो हाँ करता है और वो बात कहता जाता है। तो यहाँ पर जो विदूषक है वो बात कहता है और राजा को नींद आने लगती है, तो विदूषक वहाँ चादर लेने चला जाता है। तो चादर लेने जाता है, इसी बीच में जो अवंतिका है वो राजकुमारी का समाचार लेने वहाँ आती हैं और वो देखती हैं क्योंकि राजा वहाँ पर पलंग पे लेट गया है, उनको नींद आ गई है और वो वस्त्रावत है। तो दीपक की मंद रोशनी में वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाती हैं कि ये राजकुमारी पद्मावती है अथवा राजा है। तो वो राजकुमारी पद्मावती उनको समझती हैं और क्योंकि उनकी जो सांस है, उनकी सांस लंबी लंबी चल रही थी, यानी आसानी से सांस ले रही थी, तो इसका मतलब ये है वो अवंतिका ये समझती है कि उनको आराम करने दिया जाए। तो वहाँ पर वो उनको उनके बगल में लेट जाती है। अब देखिए इस अंक में जैसे ही वो अवंतिका पलंग पे बगल में लेटती है तो उसके मन में एक रोमांस पैदा होता है। उनके जो रोम हैं वो पुलकित होने लगते हैं और एक अलग तरह का एहसास वहाँ पर अवंतिका के मन में होता है। और उधर जो राजा है उसको भी उनकी जो पहली पत्नी वासवदत्ता है उसका स्वप्न उस समय आता है और स्वप्न में उन्हें वासवदत्ता दिखलाई पड़ती है। तो वो सोते हुए फिर बड़बड़ाने लगते हैं, उनके हाथ इधर उधर चल रहे हैं। तो जैसे ही राजा बड़बड़ाता है स्वप्न में तो उनकी जो अवंतिका है उसकी नींद खुल जाती है और वो खड़ी होकर के सोचती है कि ये तो महाराज हैं, पद्मावती नहीं है। पर जैसे ही खड़ी होती है तो वो महाराज को निहारती है, तो निहारने पर अब देखिए वहाँ पर राजा का जो हाथ है वो पलंग से नीचे लटक गया है। लेकिन यहाँ पर जो वासवदत्ता है वो इसको हाथ लटकने पर इस स्थिति में राजा को छोड़ करके नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो उससे बहुत अधिक प्रेम करती थी। तो वो उसका जो लटका हुआ हाथ है उसको पलंग पर रख करके जाना चाहती है। जैसे ही हाथ को उठा करके पलंग पर रखती है तो राजा की नींद टूट जाती है। और देखिए यहाँ पर राजा के स्वप्न में वासवदत्ता थी और जैसे ही उसकी नींद टूटी तो सामने भी उसको वासवदत्ता दिखलाई पड़ती है। तो राजा तुरंत खड़ा होकर के वासवदत्ता का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन वासवदत्ता इतने समय में वहाँ से निकल जाती है और राजा दरवाजे तक उसका पीछा करता है। आधी नींद में था इसलिए दरवाजे से टकरा करके वो गिर जाता है। इतने में वहाँ विदूषक आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर महाकवि भास का कथा वस्तु का कितना प्यारा संयोजन है कि एक तरफ तो विदूषक चादर लेने गया है, इसी बीच में वहाँ अवंतिका आ जाती है और अवंतिका वहाँ पलंग पे लेट जाती है और इसी बीच में स्वप्न आ गया और उनको राजा को वासवदत्ता स्वप्न में दिखलाई पड़ी और बाद में फिर सामने दिखलाई पड़ती है। और जैसे ही नींद टूटती है तो उसका पीछा करते हैं तो अवंतिका वहाँ से निकल जाती है। तो विदूषक का वहाँ आना, अवंतिका का निकलना, ये बहुत अच्छा कथा वस्तु का संयोजन यहाँ पर महाकवि भास के द्वारा किया गया है। अब जैसे ही विदूषक आया है तो वो कहता है कि महाराज आपकी ये क्या स्थिति हो रही है। तो वो कहता है कि मैंने आज वासवदत्ता को देखा है। तो विदूषक कहता है कि महाराज आपको मति भ्रम हुआ है,
क्योंकि वासवदत्ता तो लावण्य नाम के गांव में आग लगने से उसमें जल करके कभी की मर चुकी है, और आप कह रहे हैं वासवदत्ता जिंदा है। तो इस तरह से वो राजा को मति भ्रम की बात कह करके उनका जो शोक है उसको वो दूर करते हैं कि आप इस तरह का विचार मत कीजिए। और यहाँ पर अब देखिए राजा शोकमग्न है, तो अब विवाह उनका पद्मावती के साथ में हो ही चुका है। अब वहाँ आकर के उनका जो सेनापति रुमणवान है वो कहता है कि मगध के राजा दर्शक की सैन्य सहायता से महाराज हमने आपके शत्रु आरुणी को नष्ट कर दिया है, और अब बिल्कुल हम जीत के कगार पे हैं, आप उठिए और उनका नाश करिए। तो यहाँ पर उसको राजा उदयन, जो कि नायक के अंतर्गत उत्साह की कमी है और वीरता का उसमें अभाव है, तो यहाँ पर एक जोश उनके अंतर्गत भर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर नायक का जो चरित्र है उसको भी उठाना है। इस तरह से 5वां अंक समाप्त होता है। 6ठा अंक है। 6ठे अंक का जो दृश्य है वो राजप्रसाद के बाहर का दृश्य है। वहाँ पर राजकुमारी, अब उनको महारानी कह लीजिए, महारानी पद्मावती और राजा उदयन महल के बाहर बैठे हुए हैं। तो वहाँ आकर के उनको एक घोषवती नाम की वीणा वहाँ दी जाती है, तो उनको वासवदत्ता की याद फिर से आने लगती है, और वो घोषवती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो तुमको इस तरह रखती थी आज वो कहाँ है। तो जैसे ही देखिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो राजा को अब उनका खोया हुआ राज भी वापस मिल गया है। तो उनकी पहली जो ससुराल है महाराज प्रद्योत और पटरानी जो अंगारवती हैं, वो उसको बधाई स्वरूप वासवदत्ता की जो धाय है उसको एक चित्रफलक लेकर के महाराज के पास भेजते हैं। तो वहाँ चित्रफलक को देख करके पद्मावती कहती है कि महाराज इस तरह की स्त्री तो हमारे यहाँ धरोहर के रूप में रखी हुई है। तो राजा कहता है कि नहीं है, ये तो वासवदत्ता है, ये आपके यहाँ कैसे हो सकती है। तो वो तुरंत आदेश देते हैं कि उनको बुलाया जाए। तो जैसे ही अवंतिका को वहाँ पेश होने के लिए कहा जाता है, अब देखिए उन्होंने उनका जो खोया हुआ राज्य है वो प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर योगेंद्रायण की जो योजना थी वो पूरी तरह से सफल हो चुकी है। तो योगेंद्रायण भी वहाँ पर उपस्थित हो जाता है और वो कहता है महाराज की जय हो। और यहाँ पर जो अवंतिका बुलाई जाती है उसका घूंघट हटवाया जाता है, तो वो भी कहती है महाराज की जय हो। इस तरह से राजा उदयन, उनकी पहली पत्नी वासवदत्ता, उनके सेनापति योगेंद्रायण, उनका चतुर्मंत्री योगेंद्रायण और पद्मावती का मिलन होता है, और इस तरह से भरतवाक्य के साथ में ये नाटक का समापन होता है। तो इस तरह से स्वप्न वासवदत्तम की ये कथा वस्तु है जिसको मैंने यहाँ संक्षिप्त रूप में आपको बताया है। धन्यवाद।